हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पेंसिल अकेडमी यूट्यूब चैनल। ये है हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 6। ओके, लास्ट वाला लेक्चर में मैंने आप लोगों को केमिकल शिफ्ट के बारे में बता दिया था, हर्ट्ज में बता दिया था और पीपीएम में भी बता दिया था। ठीक है, तो अभी हम उस हमारी नॉलेज को यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में वादा किया था ना कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन पक्का से पक्का कराऊंगी। तो हियर आर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। फॉर अ प्रोटॉन एट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हमको उन्होंने दे दी है 350 मेगाहर्ट्ज की। ठीक है, गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। द शिफ्ट इन हर्ट्ज ऑफ रेजोनेंस फ्रॉम TMS ऑफ अ प्रोटॉन विद केमिकल शिफ्ट ऑफ 2 ppm इज। कहते हैं एक प्रोटॉन है, उसका केमिकल शिफ्ट जो है वो 2 ppm का है। 2 ppm का केमिकल शिफ्ट है, ppm में मतलब 2 है, तो हर्ट्ज में बता दो कह रहा। ठीक है, कहता है एक ऐसा प्रोटॉन जिसका केमिकल शिफ्ट 2 ppm है, TMS के मुकाबले में उसका शिफ्ट हर्ट्ज में बता दो। तो मैंने आप लोगों को जो है वो फॉर्मूलाज लिखवाए थे। डेल्टा इन ppm इज इक्वल टू डेल्टा इन हर्ट्ज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। कोई भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, यूनिट चेंजेस के लिए कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना है, सीधा आपने वैल्यूज लगानी है। इसकी वैल्यू दी हुई है जी 2। अब आपको डेल्टा हर्ट्ज में निकालना है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है जी 350। कितनी दी हुई है? 350। तो बस आप इसको इस तरफ लेके जाएं। मैं अपना कैलकुलेटर लेके आई हूँ। आप अपना कैलकुलेटर जो है आपके फोन में खोल लीजिए। इंटू 2, ये आ गया आपका डेल्टा इन हर्ट्ज जो है वो आपका 700 हर्ट्ज आ गया। ठीक है बच्चों, 700 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलें ऐसे ही और क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे कहाँ गया ये रहा। द सिग्नल ऑफ OH इन 1H NMR ऑफ बेंजाइलिक एल्कोहल। वैसे आपको बेंजाइलिक एल्कोहल पता हो इस क्वेश्चन के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है कि क्या होता है। कहते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल में OH ग्रुप होता है। तो कहते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल का जो OH है 1H NMR में, उस 1H NMR कौन सा 60 मेगाहर्ट्ज का 1H NMR का इंस्ट्रूमेंट था। कहता was found to be at 144 हर्ट्ज हायर देन TMS। TMS से इतना हाई वैल्यू पे जो है वो बेंजाइल एल्कोहल के OH का सिग्नल आया है। कैलकुलेट द केमिकल शिफ्ट ऑफ OH प्रोटॉन इन ppm। ठीक है, तो ppm में आपको इसका केमिकल शिफ्ट बताना है। ठीक है, देखिए बेंजाइल एल्कोहल क्या होता है। दिस इज योर बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, दिस इज योर बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, अब जरा देखेंगे कि जो बेंजाइल एल्कोहल है कहता ये आपका OH को मैंने रीड किया, इसकी जरूरत नहीं है आपको, मैंने बस ऐसे नॉलेज शीट बता दिया। कैलकुलेट केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन इन ppm। तो डेल्टा ppm इज इक्वल टू डेल्टा हर्ट्ज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये डेल्टा हर्ट्ज का मीनिंग क्या होता है जी? आपके डेल्टा हर्ट्ज का मीनिंग क्या है? डेल्टा हर्ट्ज का मीनिंग है जी प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ OH ग्रुप, OH प्रोटॉन है ना, जो भी प्रोटॉन को आप कंसीडर कर रहे हो, माइनस प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ TMS डिवाइड बाय ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। नाउ OH का प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई बच्चों? यही तो निकाल सॉरी ये तो हर्ट्ज में वैल्यू निकालनी है। एनीवेज आपको क्या क्या दिया हुआ देखिए, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज गिवन 60 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और कहता है कि जी TMS से 144 हर्ट्ज ज्यादा है, मतलब जितना भी TMS आया होगा TMS के सिग्नल में और आपके OH के सिग्नल में 144 हर्ट्ज का
डिफरेंस है ना। इसका मतलब क्या है कि जो भी टीएमएस का प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी है और जो भी ओएच प्रोटॉन की प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी है, इनका डिफरेंस कितना है जी, 144 हर्ट्ज है। ठीक है, तो आपको अलग से सारी वैल्यूज को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा लिखो कि जो डिफरेंस कितना है 144 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, 144 डिवाइड बाय 60 देख लेते हैं, 144 डिवाइड बाय 60 आ गया जी 2.4 ppm। इजी था ना, इजी क्वेश्चन है इसके। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, तो केमिकल बॉन्डिंग का काम आ गया। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवा दिए है ना, ठीक है, डन है, चलो ओके हो गया। ओके चलिए एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरे पास, कहता है कि टू हाउ मेनी हर्ट्ज डज 1 ppm correspond to how many hertz does 1 ppm corresponds to for an instrument of 400 megahertz operating frequency। ठीक है, ये भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। इसका मीनिंग क्या है, कहता है कि एक इंस्ट्रूमेंट लिया है जिसके लिए ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 400 मेगाहर्ट्ज है, 400 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, कहता है डेल्टा पीपीएम की वैल्यू मैं दे रहा हूं तुमको 1 है, तुम डेल्टा इन हर्ट्ज निकाल दो कितने होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, बस डेल्टा पीपीएम इज इक्वल टू डेल्टा इन हर्ट्ज डिवाइड बाय 400 सॉरी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। यूनिट्स के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी है, ये पिछले लेक्चर में बता दिया है। G1 हो गया, डेल्टा इन हर्ट्ज आपको निकालना है डिवाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है जी 400, तो डेल्टा इन हर्ट्ज कितना आ गया 400। यानी कि अगर कोई आपको बोले कि 600 मेगाहर्ट्ज का आप जो है इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, तो उसमें 1 ppm, जैसे टीएमएस को बच्चों लगा के चलते हैं कि 0 पे है, इससे 1 ppm आ गए, ये 2 ppm आ गए, ये 3 ppm आ गए। इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। फिर आप देखते हो कि आपके कंपाउंड के प्रोटॉन जो है वो 1 ppm पे आ रहा है, 1.5 पे आ रहा है, 1.2 पे आ रहा है, 2.1 पे आ रहा है, ये सारी बातें भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, कितने पे आ रहा है, तो कहते हैं कि ये जो 1 ppm है ना, अगर हम हर्ट्ज में बात करने लगे तो ये होगा आपका 400 हर्ट्ज के बराबर होगा, 400 हर्ट्ज के बराबर होगा। ऐसे मान लो अगर आपको बोले इंस्ट्रूमेंट की जो स्ट्रेंथ है, इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रेंथ बोले आपको 60 मेगाहर्ट्ज है, तो 60 मेगाहर्ट्ज के लिए 1 ppm किसके बराबर होगा, 60 मेगाहर्ट्ज के लिए 1 ppm किसके बराबर होगा, 1 ppm इज इक्वल टू डेल्टा इन हर्ट्ज डिवाइड बाय 60, मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा इन हर्ट्ज किसके बराबर आ गया 60 हर्ट्ज के बराबर। यानी कि यहाँ पे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी 60 के, यहाँ पे किसके बराबर होगी 400 के। ठीक है, तो जैसे जैसे अब आप ये देख पा रहे हैं कि 1 ppm 60 मेगाहर्ट्ज में उसको 1 ही ppm बोलेंगे, यहाँ पे भी उसको 1 ही ppm बोलेंगे, लेकिन हर्ट्ज में उसकी वैल्यू डिफरेंट रहेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि आप लोगों को बताया ना कि जो ppm
मतलब यूनिट सिस्टम जो है वो, या मेजरमेंट सिस्टम जो है वो क्यों लेके आया गया है ना, मैंने आप लोगों को वही बताया। ठीक है, ठीक है, चलिए माइक चेक कर रही थी, इसी से काम कर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर कभी आपको ऐसे बोल दे क्वेश्चन कि कैलकुलेट द chemical shift for a proton subjected to 3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा से ज्यादा इतना मुश्किल बना सकता है क्वेश्चन मेरी, सब्जेक्टेड टू 3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, 3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कहता है, मान लो तो आपने अप्लाई किया, एंड field when precession of the same proton has been recorded at 180 हर्ट्ज। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इतना मुश्किल क्वेश्चन कर सकता है, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं करेगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे सकती हूँ। तो कह रहा है कि केमिकल शिफ्ट निकाल दे, केमिकल शिफ्ट निकाल दो एक प्रोटॉन के लिए पीपीएम में, डेल्टा पीपीएम निकालने के लिए बोल रहा है। दे क्या कह रहा है, कहता है कि प्रिसेशन उस सेम प्रोटॉन का 180 हर्ट्ज पे जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, मतलब कि डेल्टा इन हर्ट्ज जो वो 180 हर्ट्ज पे, 180 हर्ट्ज हायर देन टीएमएस, टीएमएस से 180 हर्ट्ज ज्यादा अगर कहता रोटेट करता है तो 180 हर्ट्ज पे आपको जो है वो डेल्टा हर्ट्ज में मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बी नोट की वैल्यू दे रहा है 3 टेस्ला, बी नोट का तो यूज होता नहीं है, डेल्टा पीपीएम में अगर आप निकालोगे तो डेल्टा हर्ट्ज में डिवाइड बाय न्यू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रखनी है यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, बट उन्होंने तो 3 टेस्ला सिर्फ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तो जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो डेल्टा हर्ट्ज में दे रखा है 180 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, वो होती है गामा इंटू बी नोट। ठीक है जी, गामा, गामा किसकी, क्योंकि उसने प्रोटॉन यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो प्रोटॉन की गामा 42.57 इंटू बी नोट कितना जी, बी नोट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है जी, 3 दे रखी है, ये मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ 42.57, देखो मैं एकदम दिखा के कर ली हूँ, 42.7 इंटू 3 127.71 मेगा हर्ट्ज, ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पे रखनी है 127.7 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो 180 डिवाइड बाय 127.7 ये आ गया जी 1.40 ppm, क्या डेल्टा की वैल्यू पीपीएम आ गई। तो ज्यादा से ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन ये कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, या अगर मैक्सिमम कभी कुछ कर सकता है चेंजेस तो ये कर सकता है, कैलकुलेट केमिकल शिफ्ट इन ppm for a proton
displaying precision at प्रिसेशन की स्पेलिंग मैं हर बार बता रही हूँ, कुछ गड़बड़ है तो ठीक कर लेना आपने, ठीक है, मुझे स्पेलिंग से बहुत कम फर्क पड़ता है। डिस्प्लेइंग प्रिसेशन एट, मान लो बोलता है 124 हर्ट्ज, while precision of TMS has been recorded at 24 hertz. The instrument strength has been found to be 400 का तो पहले भी कर लिया, 500 मेगाहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज की स्ट्रेंथ वाला 500 मेगाहर्ट्ज की स्ट्रेंथ वाला इंस्ट्रूमेंट यूज किया, यानी कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आपकी 500 है। करें सॉल्यूशन। बच्चों पता है क्या था, बचपन में मैं जो है वो हिंदी मीडियम से हुआ करती थी, फिर मुझे 7th क्लास में इंग्लिश मीडियम में जाना था, डर बहुत ज्यादा लग रहा था, तब सेमेस्टर सिस्टम हुआ था नया नया, डर बहुत ज्यादा लग रहा था, तो सोचा कि अब क्या करें, केमिकल शिफ्ट पीपीएम में निकालना है, ठीक है, तो सोचा कि अब क्या करें, ले लिया। क्लास में टीचर ने बोला कि नहीं नहीं तुम कर सकते हो, और क्या नाम है, तुम कर लो भाई, इंग्लिश मीडियम में चेंज कर लो, तुमको अगर फ्यूचर में साइंस लेनी होगी, आर्ट्स लेना है तो भी मतलब तब भी, बट अगर साइंस लेनी होगी तो आगे साइंस जो है वो हिंदी मीडियम में नहीं मिल पाएगी, हरियाणा में तो नहीं मिल पाएगी, ठीक है, पंजाब हरियाणा तो नॉर्थ वाला ये सिस्टम हो गया, शायद यूपी बिहार में होती है। तो हम डर गए कि यार अच्छा है, ऐसा कुछ है, क्या नाम है, अब क्या करें, तो टीचर से पूछा कि अच्छा ले लें, कहते हैं हाँ ले लो। अब चले गए और वहां जाके देखा कि जी बहुत ही खतरनाक खतरनाक शब्द हैं, है ना, बायोलॉजी में तो इतने खतरनाक खतरनाक शब्द हैं जिनको बोलना नहीं आ रहा, लिखना कहाँ है, स्पेलिंग कहाँ याद होगी, तो डर गए। तो पहले सेमेस्टर में चला ली और क्या नाम है, देखा कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है जो स्पेलिंग है उनको याद करने में, और याद भी नहीं हो रही और गलत भी हो रही है। तो कहते कि अब क्या करें, मतलब टीचर से पूछा तो मैंने कहा छोड़ रही हूँ मैं, तो मैं इस सेमेस्टर में मतलब मैं हिंदी मीडियम में ही रहूँगी। तब मुझे टीचर ने बोला रोकने के लिए कि आपको साइंस मैथमेटिक्स में स्पेलिंग्स को जो है वो ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पेलिंग आसपास भी लिख देंगे तो भी आपका चलेगा। On that condition, knowing that condition, I shifted from Hindi medium to English medium. तो वो फिर वो अब तब से दिमाग में बैठ गया कि जो स्पेलिंग है उनका इतना फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से आई वाज फ्रॉम नॉन मेडिकल, तो बायोलॉजी में बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजीज होती हैं और वो उनके स्पेलिंग सही होनी चाहिए, तो आपको ध्यान देना पड़ता है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो अंधाधुंध चलता है, तो तब से वो आदत पड़ गई है, सो पार्डन मी फॉर दैट। हाँ जी, ये हर्ट्ज में और ये भी हर्ट्ज में, तो ये फॉर्मूला होता है ना, ये जो निकाला था यही तो होता है ना। तो अब देखो वो कहते हैं प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन अंडर कंसीडरेशन वाला जो प्रोटॉन है उसका प्रिसेशन कितने पे, 124 पे, टीएमएस का कितना है, 24 हर्ट्ज है, ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 है ना, ये क्या है आपकी ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या आ गया 100 डिवाइड बाय 500 आ गया, ये क्या आ गया 0.5 ppm आ गया। तो इस तरीके के सवाल आपसे कर सकता है, इससे हार्ड सवाल आपको नहीं आने वाला है, ये मेरी तरफ से एकदम प्रॉमिस है आपको, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा जो आज का टारगेट, आज मतलब जो काम होने वाला है वो है जी नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना सीखना, नंबर ऑफ सिग्नल्स, ठीक है जी, मैंने वादा किया था आप लोगों से कि ये पढ़ाया जाएगा आप लोगों को।
तो नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, एक दो बातों का ही ध्यान रखना आपने, बस एक दो बातें ही। प्रोटॉन्स with same environment are known as equivalent protons। equivalent protons उनको बोलते हैं, कैसे प्रोटॉन्स बोलते हैं उनको? equivalent protons बोलते हैं। and इसे भी मतलब and they display same सिग्नल, एक ही सिग्नल देंगे। ठीक है जी, बस इसका ही ध्यान रखना है, किसका? एनवायरनमेंट का, बस। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन से। सबसे इजी क्वेश्चन से उठा के चलते हैं। सबसे पहला मान लो आपको दिया है जी CH4, मान लो आपको दिया है CH3, CH3। आ जाओ, CH4 में क्या है? 4 कार्बन सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, चारों कार्बन सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं। ऊपर से किधर से? ऊपर से इसके आसपास लेफ्ट साइड में भी हाइड्रोजन है, राइट में भी हाइड्रोजन है। इसको ना ऐसे समझ लेते हैं, मान लो ये अबव द प्लेन बना रखा है। ठीक है, लेट अस कंसीडर। ठीक है, अब देखो ये पीछे हाइड्रोजन है, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन, आगे की तरफ हाइड्रोजन, लेफ्ट में हाइड्रोजन। आगे प्रॉब्लम, पीछे है हाइड्रोजन, सॉरी आगे हाइड्रोजन, पीछे हाइड्रोजन, ऊपर है हाइड्रोजन, नीचे है हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसका देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पीछे की तरफ भी हाइड्रोजन। तो इन सब का जो एनवायरनमेंट है वो क्या बोलेंगे? सेम है। तो सबका सारे के सारे, चारों के चारों इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। तो जी कितने सिग्नल आएंगे इसके? इसके सिग्नल आएंगे 1 सिग्नल ओनली। कितने ppm पे आएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट वाले टारगेट पे। अब हम 2D स्ट्रक्चर ही लिखेंगे। ठीक है, 3D में नहीं जाएंगे। अब सिंपल समझने की कोशिश करना। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन सेम है। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन सेम है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट इससे पूछेगा भाई तेरे आसपास बता क्या है, ये बोलेगा कि मैं कार्बन से जुड़ा हूँ, जो कि फर्दर 2 कार्बन से जुड़ी है और 1 कार्बन से जुड़ी है। फिर हम इस हाइड्रोजन के पास जाएंगे, बोलेगा कि मैं एक ऐसी कार्बन से जुड़ा हूँ जो कि फर्दर 2 हाइड्रोजन से जुड़ी है और 1 कार्बन से जुड़ी है। ओह माय गॉड, ऐसे ही ये है। फिर हम बोले, हम इसके पास जाएंगे कि ठीक है ये तो तीनों सेम है, ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। अब हम जाएंगे दूसरी वाली हमारी कार्बन की तरफ के पास, हम बोलेंगे कि जी ये तीनों तो इक्विवेलेंट है। अब हम इस कार्बन के पास जाएंगे, बोलेंगे कि जी ये हाइड्रोजन है, हम बोलेंगे कि हाँ भाई बता अपने बारे में कुछ बता। ये बोलेगी कि मैं एक ऐसे कार्बन से जुड़ी हुई हूँ जो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है और 1 कार्बन से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, 1 कार्बन से जुड़ा है। हमारा इंस्ट्रूमेंट बोलेगा ये वाली हाइड्रोजन भी तो ऐसी थी, ये नहीं कि ये तीनों हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम है। फिर हम जाएंगे इसके पास, ये भी ऐसा ही बोलेगी, इसके पास जाएंगे ये भी ऐसा ही बोलेगी। तो हम बोलेंगे कि अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी उस तरफ के हाइड्रोजन और इस तरफ के हाइड्रोजन ये दोनों कैसे हैं? सेम। वाह, ये क्या चमत्कार हुआ। इसका मतलब 6 की 6 हाइड्रोजन कैसी हैं? इक्विवेलेंट। 6 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, 6 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, इस और सिग्नल कितने आएंगे जी? इनके नाम का एक ही सिग्नल आएगा।
1, देखना 1 लिख के भी एक सिग्नल आएगा, सेम सिग्नल। अब आगे चलते हैं और लिखते हैं आपको क्वेश्चन। तीसरा था ये, तीसरा आ रहा है CH3 CH2 CH3। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है CH3 CH2 Cl। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है CH3 CH2 CH2 CH3। इनको ना इसको साइड साइड में रख लो, ठीक है। एक इसके जैसे ही देते हैं यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, शुरू करते हैं। अभी तक आपको मैंने बोला है कि एक ही बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तक बोला है सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे एक और चीज अभी आपको ऐड करके देने वाले हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले यहाँ पे आ जाओ, 2 चीजें ऐड करके देने वाले हैं। आ जाओ पहले यहाँ पे आप देखेंगे, इसको खोल के लिखेंगे फॉर्मूले को, है ना। वीडियो को आगे बढ़ा लिया करो, जैसे ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा होता है अगर आप लोगों को, तो क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो फिर आप लोगों को तो क्या ही करना है उसमें, है ना। तब इंस्ट्रूमेंट गया, मुंह उठा के इस हाइड्रोजन के पास, बोलता बता भाई अपने बारे में। हाइड्रोजन कहती मैं एक ऐसे कार्बन से जुड़ी हुई हूँ जो फर्दर 2 कार्बन और 1 कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। हम बोला भाई तू, कहती सेम सेम है, सेम सेम जैसा पड़ोस वाली ने बोला। हाँ भाई तू, सेम है, सेम जैसे उसने बोला, ऐसे कार्बन से जुड़ी हूँ जो फर्दर 1 कार्बन से जुड़ी है और 2 हाइड्रोजन से जुड़ी है। मैंने बोला ऐसा क्या, हाँ कहते हाँ 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 ऐसा ही है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। ऊपर से हमने देखा कि ये जो भी हाइड्रोजन है इनके साइड में भी, इसके साइड में भी CH2 लगा हुआ है, इसके साइड में भी CH2 लगा हुआ है। हमने बोला अच्छा ठीक है, फिर तो ये पक्का ही इक्विवेलेंट है। तो हमने बोला कि ये तीनों तो इक्विवेलेंट होंगे। अब हम गए इसके पास, हमने इससे पूछा हाँ भाई हाइड्रोजन बता। कहती कि एक ऐसे कार्बन से जुड़ी हूँ जो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा और 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है और उस कार्बन पे भी फर्दर 2 ही हाइड्रोजन है। सेम बात ये बोलता, सेम बात ये हाइड्रोजन बोलता। अब कुछ महान बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ विद्वान भी होते हैं हमारे बीच में, तो वो विद्वान बोलेंगे कि यार मैडम कैसी बात कर रही हो, ये हाइड्रोजन को तो साइड में CH3 CH2 दिख रहा होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन तो पीछे की तरफ चला गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन मेरा विद्वान दिमाग कहता है कि ये हाइड्रोजन तो पीछे की तरफ चला गया, ये तो इस तरफ है, तो इसको CH2 कैसे दिख रहा है। अरे भैया ये तीनों ही हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे तो लगे हुए हैं ना, तो ये तो आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। भाई ये तीनों ही जो है वो स्पेस में लगे होते हैं और ये कैसे भी लग सकते हैं, ठीक है। इनका जब मर्जी मन करेगा तो उस तरफ घूम जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो ऐसे में ये तीनों हाइड्रोजन को हमने देखा कि ये तो सेम है, जो जैसे ये लोग थे वैसे ही हैं। और तो हमने बोला कि ये तीनों और ये तीनों सेम है, ठीक है। तो इन दोनों के नाम का 1 सिग्नल ओनली, एक सिग्नल इनके नाम का। अब चले हम अब चले हम इनके पास। हमने बोला हाँ भाई अब तुम बताओ। हमने बोला कि इन्होंने बोला कि पहली बात तो मैं, ये हाइड्रोजन कहती पहली बात तो मैं एक ऐसे कार्बन से जुड़ी हुई हूँ जो फर्दर सिर्फ 1 हाइड्रोजन से जुड़ा है और 2 कार्बन से जुड़ा है। तो डेफिनेटली ये और ये तो डिफरेंट हो गए, क्योंकि इसमें ये हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा था जो फर्दर 2 कार्बन से, सॉरी 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से जुड़ा हुआ था। डिफरेंस है दोनों में। हमने बोला इसका मतलब ये हुआ कि जो ये टर्मिनल पे लगे हुए हैं हाइड्रोजन है और ये वाले हाइड्रोजन, ये दोनों कैसे हैं जी, डिफरेंट है, ठीक। फिर हमने इस वाले हाइड्रोजन को पूछा हाँ भाई तू बोल। वो कहती कि अब मैं क्या बोलूँ, मैं भी सेम फीलिंग है मेरी भी जैसे ऊपर वाले हाइड्रोजन की है। हमने बोला कि अच्छा ऐसा क्या,
तुम दोनों सेम हो? कहते हाँ हम दोनों सेम है। मैं बोले ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, अगर तुम सेम हो तो फिर हम तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों जो है वो बिछड़ी हुई बहनें हो जो एक साथ अभी मिल गई हैं, इसीलिए सिग्नल जो है वो सेम देंगे। तो एक सिग्नल इन दोनों के नाम का, इन दोनों के नाम का एक सिग्नल। तो टोटल सिग्नल कितने आ गए? टोटल 2 सिग्नल दिखेंगे आपको एन बार में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं वहां पे। ठीक है, अब चलते हैं वहां पे। अब आई होप कि आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा। हमने इसको खोल के लिख दिया स्ट्रक्चर को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, आप देखोगे कि फिर से अब ये CH3 और ये CH3, पहली बात तो एक कार्बन पे अगर 3 हाइड्रोजन, ये हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध लेना, एक कार्बन के ऊपर कभी भी आपको अगर 3 हाइड्रोजन मिलते हैं तो ये तीनों आपस में सेम होंगे, ये तीनों आपस में सेम होंगे, ऑलवेज ऑलवेज सेम होंगे। तो यानी कि ये तीनों तो इक्विवेलेंट हैं। अब ये CH3 आपका फर्दर CH2 से जुड़ा है और ये वाला CH3 भी फर्दर CH2 से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये CH3 और ये CH3 दोनों सेम है ना। अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब इनके जो प्रोटॉन्स हैं वो भी कैसे होंगे जी? आपके सेम ही होंगे, यानी कि इनके नाम का और इनके नाम का सिग्नल कैसा आएगा जी? सेम आएगा। डन। तो ये सिग्नल और ये सिग्नल सेम। अब यहाँ आ जाओ, हमने गौर किया इस CH2 की तरफ। अब ये CH2 को आप देखोगे तो इस तरफ CH3 है और इस तरफ आपका CH2 है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इस CH2 को देखोगे तो इस CH2 के भी एक तरफ CH3 है और एक तरफ CH2 है ना। ठीक है, डन। मैं कलर चेंज करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, चेंज ही नहीं कर रहा है। ये वाला CH2 अगर आप देखोगे तो ये CH2 के भी साइड में, यार बच्चों आगे बढ़ा लो यार वीडियो, सॉरी, चेंज हो जाए यार, ऐसे थोड़ी करते हैं, नहीं हो रहा। चलो मैं आगे बढ़ती हूँ, ना होने दो इसको। तो मैं क्या कह रही हूँ कि ये CH2 के साइड में भी एक CH3 लगा हुआ है और एक CH2 लगा हुआ है। तो ये वाला CH2 और ये वाला CH2 दोनों सेम ही तो हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये CH2 भी का एनवायरनमेंट भी सेम है। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे एक सिग्नल तो 1 सिग्नल फॉर 6 हाइड्रोजन ऑफ CH3 ग्रुप, ठीक है, प्लस 1 सिग्नल फॉर 4 हाइड्रोजन ऑफ 2 CH2 ग्रुप। ठीक है, डन। अब आगे देखो, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ देखोगे आप तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है जी, आप यहाँ पे आ जाइए। देखिए ये जो CH3 है, मैंने क्या बोला है, इसके एक कार्बन के ऊपर एक साथ अगर कभी 3 हाइड्रोजन आ गए वो आपस में इक्विवेलेंट रहेंगे, हमेशा लिखवा लेना मुझसे, ठीक है, हमेशा। तो एक सिग्नल इनके नाम का, ठीक है। फिर अब आगे चलो, ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन की तरफ देखो, ये दोनों ही हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़े हैं जो कि एक तरफ Cl से जुड़ा है और दूसरी तरफ CH3 से जुड़ा है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन का कार्बन ये हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि एक हाइड्रोजन और Cl CH3 से जुड़ा है। ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि एक हाइड्रोजन
एक CH3 और एक Cl से जुड़ा हुआ है, यानी कुल मिला के ये दोनों हाइड्रोजन भी इक्विवेलेंट हैं, तो एक सिग्नल इनके नाम का। ठीक है जी, तो कुल मिला के आप यहाँ पे लिख सकते हो वन सिग्नल फॉर CH3 प्रोटॉन, one signal for CH2 protons। ठीक है बच्चों, डन। तो टोटल सिग्नल कितने आ गए? 2 सिग्नल्स। NMR में कितने सिग्नल दिखेंगे? 2 सिग्नल। यहाँ पे भी टोटल कितने? 2 सिग्नल्स। ठीक है, आई होप आपको सब क्लियर हो गया। अब यहाँ चलते हैं, ये इस पे चलते हैं हम। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, इसके जैसा ही है। मान लो खोल के लिखियो H H H H H H Cl। ठीक है, मैंने क्या बोला? एक कार्बन के ऊपर 3 प्रोटॉन लगे हैं तो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे वो तीनों, तो इनके नाम का एक सिग्नल। ऐसा और कुछ भी हमें दिख नहीं रहा तो इनके नाम का सिर्फ एक सिग्नल। अब अगले की तरफ चलो, CH2। आप देखोगे ये दोनों हाइड्रोजन भी कैसे होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। एक मैं आप लोगों को कंडीशन बताऊंगी, सिर्फ उस कंडीशन को छोड़ के हमेशा CH2 के प्रोटॉन भी दोनों इक्विवेलेंट होंगे। एक कंडीशन बताऊंगी बस, ठीक है? अगर वो वहां पे प्रेजेंट ना हुई तो आप वो ये मतलब जो ट्रिक है वो लगा सकते हैं कि एक कार्बन पे लगे हुए 3 हाइड्रोजन हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं। लेट मी सी की वीडियो रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है। हाँ, कि एक कार्बन पे लगे हुए तीनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होते हैं और एक कार्बन पे लगे हुए 2 हाइड्रोजन भी हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है, वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है क्योंकि मैंने बताई हुई है। तो आगे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, बस उसके अलावा आप हमेशा उस कंडीशन को लगा देना। ठीक है, तो वैसे एक दो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवा दूँ। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये आपके हाइड्रोजन हैं दोनों CH2 लगे हुए हैं तो ये भी इक्विवेलेंट होंगे, ऐसे ये CH2 लगा हुआ है ये भी इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, आप देख भी सकते हैं ये CH2 के दोनों हाइड्रोजन को इस तरफ CH3 मिलेगा और इस तरफ CH2Cl मिलेगा। ऐसे ही इस हाइड्रोजन को भी सेम मिलेगा एनवायरमेंट। ऐसे में यहाँ पे आपके जो ये वाले हाइड्रोजन है इनके नाम का एक सिग्नल, वन सिग्नल CH3 के नाम का, एक सिग्नल इसके नाम का और एक सिग्नल इसके नाम का। ठीक है, तो टोटल आपके कितने सिग्नल आ गए बच्चों? 3 सिग्नल्स। ठीक है, इसके केस में आपके कितने टोटल सिग्नल्स आ गए? 3 सिग्नल्स आ गए। ठीक है, डन। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे आपको एक बात बताने वाले हैं अभी। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं इनएनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स के बारे में। ठीक है, आपको बताते हैं इनएनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स के बारे में। इनएनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स और डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, ये आपको मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी सिखाए हैं। ठीक है, आप स्टीरियोकेमिस्ट्री भी जाकर पढ़ लीजिए। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि बहुत अच्छे से आपकी कवर हो, ताकि कुछ भी हाई लेवल का या जो भी लेवल का इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो कुछ भी आपकी मिस ना हो। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन्स और इनएनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स। आ जाइए, आपको इम्पोर्टेंट बात यहाँ से बताएंगे। और शुरू वाली जो मैंने आपको जहाँ से नंबर ऑफ सिग्नल्स की स्लाइड शुरू की थी वहां पे आपको एक अच्छी चीज बताएंगे और फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, देखिए मान लीजिए आपको कोई ऐसा कार्बन दे रखा हुआ है जिसके ऊपर ऐसे मान लो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस तरफ A लगा हुआ मान लो, इस तरफ B लगा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा मान लेते हैं कि जी ये जो आपका हाइड्रोजन है, ऐसा करो ये AB को प्लेन में मान लो, उससे ये ना समझना इजी रहेगा। ये हाइड्रोजन को मान लो बिलो द प्लेन है और ये वाला हाइड्रोजन मान लो अबव द प्लेन है। ठीक है, अब मैंने क्या करना शुरू किया, इनको सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया। टोपोसिटी कैसे देखा जाता है कि एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कोई और आपका
जो हेट्रो एटम है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। आप कोई हेलोजन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप ड्यूटेरियम भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मान लो आप यहाँ पे ड्यूटेरियम इंट्रोड्यूस करते हो, मान लो ये हाइड्रोजन 1 है, मान लो ये हाइड्रोजन 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो आपने क्या किया, हाइड्रोजन 1 की जगह ड्यूटेरियम रख दिया, तो आपका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये ए, ये बी, ये पीछे की तरफ ड्यूटेरियम जा रहा है और आगे तो हाइड्रोजन 2 वाला रखा हुआ है आराम से, ठीक। और आप क्या कर सकते हो कि आप H2 की जगह पे ड्यूटेरियम रखो, H2 की जगह पे ड्यूटेरियम रखो, ठीक है, 2 की जगह पे ड्यूटेरियम रखो, ठीक। तो क्या मिलेगा, ये कार्बन ए, ये बी, ये पीछे की तरफ कौन जा रहा है, अब हाइड्रोजन ही है, और आगे वाले हाइड्रोजन की जगह आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है जी ड्यूटेरियम, ठीक है। ये आगे वाले हाइड्रोजन की जगह पे आपने रख दिया है ड्यूटेरियम, रख दिया। अब आप इन दोनों को देखिए, अब आप इन दोनों एटम्स को देखिए। अगर मैं ये देखिए 2 लिखने का मीनिंग सिर्फ ये इतना ही होगा कि वो आपका ये 1 वाला है, हाइड्रोजन नहीं है, ये H2 नहीं है, ऐसे नहीं कि मतलब 2 आइसोटोप रखा हुआ है या 2 हाइड्रोजन रखे हुए, नहीं, ये क्या है, आपका हाइड्रोजन ही है। अब देखिए आपको ऐसे नहीं लगेगा जैसे ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके सामने इसको ऐसे रख दो तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे, है ना, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। जब आप इसको इसके सामने रख दोगे, यहाँ पे अगर मिरर रख दोगे, यहाँ पे बच्चों अगर आप मिरर रख दोगे, ठीक है, मान लो ये आपका मिरर है, अगर आप इसके सामने मिरर रख दोगे तो जो हाइड्रोजन अबव द प्लेन आती होती है, जो जो चीज मिरर में आप खड़े होते हैं, तो आपका राइट हैंड साइड उसमें लेफ्ट हैंड साइड आपका माना जाता होता है ना। या फिर ऐसे लगा लो कि मान लो मैं ऐसे खड़ी हूँ, यहाँ पे मेरा मिरर रखा है, तो ये जो मेरा आर्म है ये इस तरफ है, तो मिरर में वो इस तरफ दिखेगा, है ना, ठीक है, ऐसे ही होता है। यहाँ पे अगर आप मिरर रख देते हो मिरर, तो ये वाली आर्म इस तरफ दिखेगी और ये वाली मेरी आर्म पीछे की तरफ दिखेगी, है ना, सही बात है, ऐसा ही होता है। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या आ गई है, मिरर इमेजेस आ गई हैं। अगर आप इसको इसके सामने ऐसे रखोगे तो ड्यूटेरियम पीछे जा रहा है, तो आपको ओवर की तरफ आता हुआ दिखेगा, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस हैं। ये क्या बन गया, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। इमेजेस नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस बन गए, ठीक है। तो ऐसे प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते होते हैं, ऐसे प्रोटॉन्स जो कि ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूट करने पे या टॉपोसिटी करने पे, कोई आइसोटॉप इंट्रोड्यूस करने पे दो अलग अलग जो है कंपाउंड बने, एक दूसरे की मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस बने, ऐसे प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। सो H1 एंड H2, ये मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री में ज्यादा अच्छे से एकदम डिटेल में बताया, आर H1 and H2 are enantiotopic protons। और हमारा जो NMR होता है वो एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स को पहचान नहीं पाता है। एनेंशियोमर्स में कभी भी हमारा NMR जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो ये आपको अच्छे से लिख लेना है, आ जाइए। So NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों नहीं कर पाता है, देखो अब आप खुद ही देख लो कैसे कर पाएगा वो कैसे कर पाएगा। एक सेकंड, आ गया भाई, वो कितने गया, एक सेकंड अपना बच्चों, मैं खो गई, खो गए हम कहाँ रंगों का
करेगा डिफरेंशिएट? इंस्ट्रूमेंट ही तो है बेचारा। यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन, ये सेम लगेगी, पीछे से जाएगा हाइड्रोजन सेम लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जाएगा देखेगा कार्बन से जुड़ा हुआ है, ड्यूटेरियम से जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा हुआ है, ये तो एक ठीक। फिर पीछे से गया, पीछे से देखा एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ जो कि ए से जुड़ा हुआ, बी से जुड़ा हुआ, ड्यूटेरियम से जुड़ा हुआ, यही तो था सेम। वो पीछे से कार्बन से जुड़ा हुआ है या कार्बन से अबव द प्लेन से जुड़ा हुआ, इससे इंस्ट्रूमेंट को क्या मतलब है? इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है, इंस्ट्रूमेंट तो 3D रीडिंग कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट यहाँ से भी रीडिंग करने आ सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ऊपर से भी, नीचे से, सब जगह से। तो वो सिर्फ ये देखेगा कि एनवायरनमेंट कैसा है, सिर्फ इतना ही देखेगा। ऐसे में आपके इनेंशियोमर्स को वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। लेट मी सी, वीडियो बन रहा है, एकदम बढ़िया बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे ये बात को ऐड करना है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डू नॉट डिस्टिंग्विश between enantiotopic ये नाटक कितना करता है, enantiotopic protons में डिफरेंशिएट नहीं करता है। ठीक है, बट अब ये एक और पॉइंट बाकी है, आ जाओ। ये तो था जी इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स के बारे में। अब आ जाइए डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स के बारे में। बहुत डिटेल से हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे भी अभी आ जाइए, आपको 10 दे हैं डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स की। फिर आपको एक बहुत सुंदर क्या बोलूं, बहुत सुंदर एक ट्रिक भी बता देंगे। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे वो दिखाते हैं। ठीक है, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। अगर ये समझ लिया तो ट्रिक समझ आ जाएगी, ये समझ लिया तो लाइक जिंगल लगा, ये समझ लिया तो ट्रिक समझ आ जाएगी, ट्रिक समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन बस फटाफट होने हैं, ऐसे ऐसे होने हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो मान लो उन्होंने बोला कि आपको एक कंपाउंड है CH3 CH2 CHOH Cl। हमने बोला अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला कि चलो ये हाइड्रोजन है, रुक जाओ, ये वाला कार्बन उठा के चले, ये वाला कार्बन। ठीक है, मान लो अब इसके ऊपर एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। अब ये वाली कार्बन भी, कार्बन कैसा है, कायरल सेंटर है, तो ऐसा मान लेते हैं कि इसका कायरल सेंटर का हाइड्रोजन भी अबव द प्लेन है, जो OH है वो सेम प्लेन में है, और Cl जो है वो बिलो द प्लेन है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, उठा के इसको चले। बोला ठीक है चलो आ जाओ, कर हर मैदान फतेह। हमने बोला कि चलो पहले मैं इस हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर रहा हूँ। हमने बोला ठीक है कर दे, कोई दिक्कत नहीं। CH3, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया जी, ड्यूटेरियम। नीचे वाले हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, कुछ भी नहीं, हाइड्रोजन लगा हुआ, बस क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। ये वाले कार्बन को देखा, इसकी जगह क्या आ गया, OH। पीछे की तरफ क्या लगा है, क्लोरीन। अबव द प्लेन क्या लगा है, हाइड्रोजन। अबव द प्लेन क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है। ठीक है, ओके ओके, चलो हमने बोला ठीक है। फिर हमने बोला कि ये जो ग्रीन वाला हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करो। मैं ना रेड बना देती हूँ, इसको पिंकू बना दो, पिंकू, किसी को कोई दिक्कत ना हो तो कीजिए। पिंक वाले हाइड्रोजन को आप ड्यूटेरियम से रिप्लेस करो। बोला ठीक है, बोला ठीक है। CH3 पिंक वाला हाइड्रोजन, पीछे वाला हाइड्रोजन है उसकी जगह ड्यूटेरियम रखो। अबव द प्लेन अभी हाइड्रोजन ही रखो, सेम प्लेन में जाओ OH, क्योंकि इस वाले कार्बन पे तो कोई चेंज ही नहीं किया है ना, इस वाले कार्बन पे तो कोई चेंज ही नहीं किया है। ये रहा हाइड्रोजन,
आर एस कन्फिग्रेशन सीख चुके हैं सब लोग, अगर स्टीरियो पढ़ चुके हैं तो आर एस कन्फिग्रेशन सीख चुके हैं। आ जाओ कुछ आर एस कन्फिग्रेशन लगा लेते हैं, ठीक है जी। पहला, ओहो पहला नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 1 2 3, 1 2 3। ये कैसी है, क्लॉक तो ऐसे चलता ही एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज आर होती है, एंटी क्लॉकवाइज एस होती है, लेकिन आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है तो ये आर ही हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपकी जो कन्फिग्रेशन है वो देखो ये आर है, ठीक है। तो ये सब जगह आर ही रहेगी, लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, प्रायोरिटी देना शुरू करो। तो पहली प्रायोरिटी इसको, दूसरी इसको, तीसरी इसको, सबको आती होगी प्रायोरिटी देनी, चौथी इसको, ऐसे ही यहाँ पे पहली इसको, दूसरी इसको, तीसरी इसको, चौथी हाइड्रोजन को। तो जी घूमो अब, 1 2 3, कैसे घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसा आ गया आपका एस कन्फिग्रेशन, यहाँ पे कैसी कन्फिग्रेशन आ गई एस। यहाँ पे घूमो 1 2 3, 1 2 3, ये भी एस आनी चाहिए, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है तो ये कैसी आ गई जी, ये एस आ गई थी तो ये आर आ गई। आप देखो यही तो डायस्टीरियोमर्स होते हैं, एक सेंटर सेम हो, दूसरा जो है वो डिफरेंट हो, है ना, आपस में कोई रिलेशन नहीं, है ना, आपस में कोई रिलेशन नहीं। अगर तो मान लो ये आर होता, ये आर होता, ये एस होता और ये भी एस आ जाता तो ये दोनों आइडेंटिकल होते, स्टीरियोकेमिस्ट्री में सिखाया जाता है। मान लो ये आर होता, ये एस होता, ये आर आ जाता और ये एस आ जाता, ये आर एस, ये आर एस, ये आर एस, ये एस आर, ये आर एस, ये एस आर, तो उल्टे हो जाते तो ये एनेंशियोमर कहलाते, ऐसे वो एनेंशियोमर कहते। लेकिन अब क्या, ये तो सेम रह गया और ये डिफरेंट आ गया, ऑपोजिट आ गया, इसको कोई रिलेशन नहीं होती है। ये ऐसे ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो, डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। और डायस्टीरियोमर्स आपस में एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं। जब दोनों कंपाउंड टोटली अलग हैं तो एनएमआर को भी तो अलग ही दिखेंगे। वो देखेगा कि अगर मान लो पीछे से आ रहा है तो वो देखेगा कि जी यहाँ से पीछे से इसके साइड में क्लोरीन लग रहा है, लेकिन जब वो यहाँ आगे से आएगा तो देखेगा कि भाई यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन तो कहीं चला गया, क्लोरीन तो कहीं चला गया, अब क्या करूं, बोलेगा कि ये प्रोटॉन अलग है और ये प्रोटॉन अलग है। समझ रहे हैं, वो पीछे से रिकॉर्ड करने के लिए आया, वो देख रहा है कि इसके आसपास में क्लोरीन है, वो आगे से रिकॉर्ड करने आया, देख रहा है कि यार यहाँ तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन कहाँ चला गया, फिक्स है ना, क्योंकि ये फिक्स होती है आर कन्फिग्रेशन, है ना, तो उसको क्लोरीन तो दिखेगा ही नहीं, कायरल सेंटर पे जो अरेंजमेंट होती है वो तो फिक्स होती है ना, ठीक है, तो उसको क्लोरीन दिखेगा नहीं, क्लोरीन नहीं दिखेगा तो बोलेगा कि ये हाइड्रोजन डिफरेंट है, ये हाइड्रोजन डिफरेंट है मेरे अकॉर्डिंग, तो ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, ठीक है। तो ऐसे में वो क्या बोलेगा कि ये हाइड्रोजन अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है, माने यहीं पे बोलेगा कि ये हाइड्रोजन डिफरेंट दिख रही है मुझे, ये हाइड्रोजन डिफरेंट दिख रही है। इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, ऐसे टोपोसिटी से, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है सिर्फ। अब देखो यहाँ पे ट्रिक देख लो, जब भी CH3 आएगा हमेशा उनका एक सिग्नल, जब भी CH2 आएगा कहीं पे भी एक सिग्नल, दोनों के नाम का एक सिग्नल, बशर्ते इसके यहाँ साइड में नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर, कोई भी कायरल सेंटर नहीं होना चाहिए, कोई कायरल सेंटर नहीं होना चाहिए इसके साइड में, ठीक है, ओके डन, ओके चलिए। या अगर कायरल सेंटर हुआ तो दोनों प्रोटॉन दो अलग अलग सिग्नल देंगे, जैसे हमने अभी भी देखा, अगर कोई यहाँ पे कायरल सेंटर हुआ, कायरल, मान लो ये कायरल सेंटर है, ठीक है, ये आपको कायरल सेंटर उन्होंने दिया तो ये 2 सिग्नल देगा, कितने, 2 सिग्नल देगा, ठीक है, ये एक ही सिग्नल देगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे मैडम कि अगर CH3 के साइड में कायरल सेंटर हुआ तब भी उसका सेम रहेगा,
उसको नहीं फर्क पड़ता। अगर मान लो कोई यहाँ पे कायरल सेंटर है मान लो, और इसके साइड में CH3 लगा हुआ है, जो भी इन तीनों का एक ही सिग्नल आएगा, उस केस में कुछ नहीं होगा, एक ही सिग्नल आएगा। ठीक है, आप इसको बच्चों ये भी बोल सकते हो, देखो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते होते थे इसको हम बोलते होते थे कायरल सेंटर। ठीक है, मान लो CH3 लगा हुआ है, इसको हम बोलते थे कायरल सेंटर। लेकिन अगर मान लो इस पे A और C लगा रह जाए और ये दोनों सेम हो जाए, कोई दो ग्रुप मान लो सेम हो जाए, इसको हम हमारे स्टीरियोकेमिस्ट्री में बोलते थे प्रोकायरल सेंटर। प्रोकायरल सेंटर, तो प्रोकायरल सेंटर पे लगे हुए हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे सेंटर को हम क्या बोलते थे, प्रोकायरल सेंटर। तो प्रोकायरल सेंटर पे लगे हुए हाइड्रोजन, CH3 की जगह हाइड्रोजन से ही समझ लो, बहुत अच्छा रहेगा। प्रोकायरल सेंटर पे लगे हुए प्रोटॉन्स का जो सिग्नल होगा वो अलग अलग आएगा, ये कहना चाहते हैं। रीजन क्या है वो मैंने यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है हमेशा, diastereotopic protons will give different signals. Diastereotopic protons can be distinguished by NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपकी डिस्टिंग्विश कर सकती है डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स के बीच। ठीक है बच्चों, चलिए इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे और इसके अलावा बेंजीन रिंग के नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।